नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। निबंध की आज एक क्लास और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, शुरुआत कैसे करें। पहले भी हमने बातें की हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें और कुछ एडअप हो जाएंगी। मुख्य भाग में क्या लिखें, सब बात हम कर चुके हैं। शुरुआत कैसे करें और उपसंहार कैसे करें, इस पर बेसिकली बात होनी है। यही 3 भाग होते हैं। आज का जो मुद्दा है कि शुरुआत कैसे करें, इसके पहले की जो क्लास है उसमें आप देखेंगे तो इन सब पर बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या लिखा जाता है। एक्चुअली जब कोई विचार आने शुरू होते हैं और उनको आप लिखना शुरू कर देते हैं तो लिख जाता है। और अगर आपने शुरू में कुछ अच्छा लिख दिया तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, फ्रेमिंग भी हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती है। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है, इस टॉपिक को केंद्रबिंदु में रख के सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस पर आप सोचें। निबंध लिखने के लिए कहीं पर भी लगभग 30 मिनट आपको मिलता है, जो वैसे एग्जाम से यूपीएससी में ज्यादा मिलता है। तो अगर 30 मिनट मिल रहा है, मैं मान के चल रहा हूं जितना भी आपको समय मिल रहा है, तो उस 30 मिनट का 1/6 1/5 आप दे सकते हैं इसको सोचने में। 5 मिनट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों। इतना आप इसमें सोचें कि इस टॉपिक पे आपके पास क्या नॉलेज है। चुनाव कैसे करें, ये मैंने आपको बताया था कि कौन से चुनाव करने में जो सहूलियत वाली बातें हैं और कौन से बिंदु हैं जो चुनाव करने के लिए आपको ध्यान में रखने चाहिए कि कौन से टॉपिक को आपको लिखना है, वही पढ़ के जाना भी है, वही तैयार भी करना है। तो ये जो 5 मिनट शुरुआती है, ये शुरुआती 5 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपकी पूरे निबंध की रूपरेखा को निर्धारित करेगा। स्ट्रक्चर आपकी, रूपरेखा आपकी यहीं से बनेगी कि निबंध में आप क्या लिखने जा रहे हैं, कहां पर क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे निबंध लिखने जा रहे हैं तो उसको 3 भागों में तुरंत बांट लीजिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि प्रस्तावना है ना, फिर प्रस्ताव जहां पर आप पास करेंगे यानी कि जो मुख्य भाग है, और तीसरा जो है वो आपका उपसंहार है। ये 3 भागों में तो बांट ही लेना है। 15% के आसपास या 10 से 15%, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां पर आपको लिखना है 15% के आसपास, आपको यहां पर लिखना है। बाकी 70% के आसपास जो पूरा निबंध है, 70 to 75% या 65 to 75%, यहां आपको लिखना है। थोड़ा सा रेशियो अगर गड़बड़ हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई काटना नहीं है कि यहां काट पीट के अलग कर दें, ऐसा हो जाए। इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था कि छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है, वहां पे शुरुआत की बात मैंने की थी। मैंने देखा, पहले मैं आपसे कहता था कि जब निबंध की शुरुआत करें तो किसी पंक्ति से आप कर दीजिए। मेरा मानना है कि अगर ऐसा करने से आप बच सकें तो बच जाइए। उसका कारण है क्योंकि कोई भी जब आप बात करते हैं तो किसी भी बात को करते समय आप जो महापुरुषों की बात करते हैं या कोई लाइन लिखते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य एक होता है कि आप अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा करते हैं कि आपने जो बात कही है, ऐसा केवल आप नहीं कह रहे हैं, ऐसी बातें किसी अन्य महापुरुष ने भी कही थी। तो शुरुआत में ये चीजें ना डालें, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन कहीं कहीं आपकी मजबूरी भी हो जाएगी कि शुरुआत आपको करनी है परिभाषा से, और परिभाषा ही किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है, किसी लेखक के द्वारा दी गई है, किसी चिंतक के द्वारा दी गई है। ठीक है, इत्तेफाक व सुख का नाम भी आपको याद है, तो नाम अगर आपको याद है तो आपने कहा कि चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें बाद में, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप इसको सोचें और यहीं पे रूपरेखा निर्धारित कर लें। जब आपने सोचा तो सोचते समय क्या क्या सोचना है, जितने भी उसके बारे में, टॉपिक के बारे में आपके पास जितने भी विचार हैं,
जितने भी उससे रिलेटेड आपको पंक्तियां याद आ रही हैं, किसी महापुरुष की उक्तियां याद आ रही हैं, कथन आ रहे हैं, कविताएं आ रही हैं, है ना, कोट्स आ रहे हैं। कोट्स, रोज आप सुविचार की बात करते हैं, कोट्स की बात करते हैं, तो जो भी कोट्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, सोच लेंगे और फटाफट उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि लिखते समय फिर भूल जाता है। और ये कहां करेंगे, पीछे की एक रफ कॉपी में थोड़ा सा इशारा कर लेंगे, इंगित कर लेंगे, और पैराग्राफ जो जो आपने 3 भागों में बांटा है और किस पैराग्राफ में क्या आपको लिखना है, ये मोटे तौर पर आप फटाफट फटाफट 5 मिनट में स्ट्रक्चराइज कर लेंगे। ये जो सोचने की बात है, सोचना आपको ऐसे हवा में नहीं सोचना है, पेन चला के सोचना है, लिखते चलना है। मुद्दा कैसा है इस पे डिपेंड करता है, ये विचार आपके होंगे, हो सकता है आपने कहीं पढ़े हो, लेकिन ये विचार आपके होंगे। जितना भी पक्ष विपक्ष, है ना, लाभ हानि का विषय हो, है ना, गुण दोष हो, ये सब आपको सोच लेना है। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, गुण दोष, ये सब आपको सोच लेना है। टॉपिक है, प्रदूषण से संबंधित टॉपिक है, आपदा से संबंधित टॉपिक है। कई बार बाढ़ के भी लाभ गिनाने लगते हैं, सही भी होते हैं, बाढ़ आने के बाद के कुछ लाभ भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन लाभ हानि की अपेक्षा बहुत कम होते हैं, इसलिए हानियां ज्यादा दिखती हैं, हानियों पर चर्चा ज्यादा की जाती है। तो ये सारी चीजें पहले ही आप सोच लें। कोई रिपोर्ट आपने पढ़ी है तो उस रिपोर्ट को भी प्रदूषण पे लिख रहे हैं, तो जो भी रिपोर्ट्स आपने, जो भी आंकड़े आपने पढ़े हैं, जो भी डेटाज हैं, उन सबको भी आप कहीं ना कहीं सोच के और उनको स्ट्रक्चर में नोट कर लें। निबंध लिखने की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसको केवल निबंध की शुरुआत मत मानिएगा कि हम केवल उपसंहार बता रहे हैं, हम सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें, यानी कि निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले ये सारी चीजें आप करना है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे 2-4-10 निबंध लिख लेंगे, तो आपके हैबिट में ये आ जाएगा। अब आपने मान लीजिए कि बचपन में पढ़ा था कोई चीज और वो यहां पे याद आ रही है, तो फैक्ट बहुत सही से नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सही से मिल रहा है, तथ्य आपको नहीं याद आ रहे हैं, आंकड़े आपको नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मतलब भर का आपको याद आ रहा है, तो उन कॉन्सेप्ट को फटाफट नोट कर लें। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा है, बचपन से लेके आज तक, हर एक चीज काम आएगी। छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो वो तुरंत कहेगा कि नौकरी पाने के लिए। और आपसे निबंध पूछ लिया गया बेरोजगारी पे, और बेरोजगारी पे जब निबंध पूछा गया तो उसको थोड़ा सा उसको शिक्षा से रिलेट कर दिया गया, कहा गया कि बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी के निवारण में शिक्षा किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, या बेरोजगारी निवारण में शिक्षा का महत्व। क्योंकि बच्चा भी कह रहा है कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। पता तो बच्चे को भी है, लेकिन बच्चे के ज्ञान में और आपके ज्ञान में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। आप शुरुआत, एक सामान्य सी शुरुआत होगी कि बेरोजगारी को परिभाषित करें कि बेरोजगारी क्या होती है, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छी नहीं, मैं मानता। तो जब ये शुरुआत अच्छी नहीं है तो शुरुआत कैसे होगी? मैंने कहा कि कोई पंक्ति से भी मत करो, हालांकि परिभाषा से शुरू करने से अच्छा है किसी पंक्ति से शुरू कर दो, है ना। तो अगर बेरोजगारी पे लिखना है तो बेरोजगारी की परिभाषा से शुरू करने के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, और बेरोजगारी के आंकड़े भी आपको कहीं ना कहीं देने हैं, और बाई द वे आंकड़े नहीं याद आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं याद आ रहे हैं तो क्या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे।
गांधी जी ने कहा था कि चरखा जो है वो आधुनिक मशीनी सभ्यता के विकल्प के तौर पर है, और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में आप इस समय देखें तो तीव्र विकास की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन खामी क्या है, कमी क्या है? कमी यह है कि उस विकास का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। भारत विकास कर रहा है, लेकिन सारे लोगों का समान तौर पर विकास नहीं हो पा रहा है। तो अगर समान तौर पर विकास नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए? तो गांधी जी की चरखा की बात क्यों याद आती है कि ठीक है सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सबको। बात समझ में आई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जब बात आती है, युवाओं को कौशल देने की बात आती है, उनको विकसित करने की बात आती है, तो वहां पर कोई अंबानी नहीं बनने जा रहा है, हर युवा अंबानी नहीं बन जाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति बेरोजगारी को दूर करने में, अपने पैरों पर खड़े होने में, अपने दम पर कमाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और अगर संस्थान कोई शिक्षा देने वाला संस्थान है, वो कौशल भी प्रदान करने लगे तो उसमें चार चांद लग सकते हैं। यानी कि रोजगार परक शिक्षा इसका उत्तर हो सकता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने पहले ही सोच ली, अब कौन सी बात कहां लिखनी? तो इसकी भूमिका बेरोजगारी की अगर है तो आप ऐसे बांध सकते हैं कि एक तरफ भारत विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ, है ना, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, दूसरी ओर अब भी कोई काल्पनिक नाम ले लीजिए, झगड़ू के घर में 2 जून की रोटी मुयस्सर नहीं, 2 जून की रोटी का इंतजाम झगड़ू अभी नहीं कर पाते। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, उनकी माली हालत सही नहीं है, उनकी स्थिति सही नहीं है। भारत में अभी करोड़ों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इतना लिख के तो छोड़ नहीं सकते कि भारत की दशा बड़ी खराब है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है। और ये समान रूप से हर जगह नहीं है, शहर में कम है, गांव में बेरोजगारी ज्यादा है ना। भारत में देखेंगे तो कुछ स्टेट है जहां पर रोजगार के लिए लोग जाते हैं, पलायन करते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कमाने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गांव के लोग शहरों को जाते हैं, पलायन करते हैं। तो ये इसमें क्षेत्रीय असमानता भी पाई जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? कोई भी टॉपिक आप लीजिए, ऐसा नहीं है केवल इसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं कि बस एक टॉपिक आपने ले लिया और उसी की बात आप कर रहा हूं, बस उसी को पढ़ने की बात। कोई भी टॉपिक आप लीजिए, कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करिए। महिलाओं पे मान लीजिए, महिला आरक्षण चर्चा में रहता है, चुनाव आते हैं तब भी चर्चा में रहता है। आरक्षण सबसे ज्यादा चुनाव के समय ही चर्चा में आता है। जब आप वेदों को के समय वैदिक काल को पढ़ते हैं, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आप देखते हैं, सभा समिति में वो शामिल थी। तो आज की महिला अगर शामिल हो रही है तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज की महिला आज भी शामिल नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है ना। हमारे यहां तो अर्धनारीश्वर, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। हमारे यहां वेद भी बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। और आज का आधुनिक समाज जब हर तरीके की समानता की बात करता है तो लैंगिक समानता की भी बात आती है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। तो महिलाएं अगर चुनाव लड़ती हैं, महिलाएं अगर नौकरी में आती हैं, तो कैसे समाज में, कैसे अर्थव्यवस्था में, कैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कैसे राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, ये बात है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि वो प्रधानिन तो बन गई, लेकिन प्रधानिन बनने के बाद में प्रधानपति सारा काम देख रहे हैं। निर्णय कौन ले रहा है? प्रधानपति देख रहे हैं। पंचायत एक सीरीज आई थी, उसमें आपने देखा है निर्णय कौन? रिंकी के पापा लेते हैं।
तो ये ना लिखिएगा कि रिंकी के पापा निर्णय लेते हैं, लेकिन उदाहरण तो आप लिख ही सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में जितना भी आपको आता है उसको सोचिए, 5 मिनट में एक स्ट्रक्चर बनाइए, जितने भी विचार हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं, जितना आपने इतिहास, अब ये सब कहां से आएंगे? किसी भी एस्से को जब आप लिखिए तो मैंने पहले भी बताया है कि उसको उसके इतिहास पर तुरंत जाइए, उस टॉपिक के, प्रदूषण हो, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो। बाढ़ का भी अपना एक इतिहास है, पहले बाढ़ आती थी, उतने अच्छे से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उतने अच्छे से लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाते थे, पहले भी भूस्खलन होते थे, पहले भी भूकंप आता था। आज नेपाल में भूकंप आया, भारत ने तुरंत सहायता कर दी। तुर्की में भूकंप आया, देखिए कितनी जल्दी सारी चीजें की गई। तो उसके इतिहास पे जाइए, सामाजिक दृष्टि से क्या है, समाज से उसको रिलेट करिए, आर्थिक दृष्टि से उसका क्या महत्व है, अर्थ से रिलेट करिए, जहां पर राजनीतिक मुद्दा है तो उसको राजनीति से भी रिलेट कर दीजिए, है ना, उसको भूगोल से रिलेट कर दीजिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक सभी मुद्दों से इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। जितना भी पढ़ा है बचपन से लेके आज तक, हर एक फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपने पीजी करते समय पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है, जो पीएचडी किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई? महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाएं क्या बन गई? सरपंच बन गई, प्रधान बन गई, लेकिन प्रधानी कौन कर रहा है? पुरुष। तो कहीं ना कहीं ये पुरुषवादी जो मानसिकता है ना, हमारा जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो वो क्यों नहीं दूर हो पा रहा है? नौकरी कौन कर रहा है? महिला। और सैलरी का मैसेज किस पे आता है? उसके हस्बैंड पे। ऐसा हो रहा है कई बार, पापा पे, भाई पे, अगर महिला अभी विवाहित नहीं है। तो ऐसी स्थितियां क्यों है? इस पर विचार करना है आपको। और फिर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, कैसे इसको दूर किया जाए? अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो सबसे पहले उनको आर्थिक अधिकार देना पड़ेगा। निर्णय लेने में अर्थ का बड़ा महत्व होता है, घर में जो कमाता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं अब तुम चुपचाप बैठो, चाय पियो, शांत बैठो, कपड़े मिल जाएंगे तुमको साल भर में 1-2 जोड़ी, फालतू की बातें मत करना, क्योंकि अब तुम काम के नहीं रह गए। एक सामान्य सी सोच है जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं। तो जब आप देखिए समाज में आप कोई चीज को देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि बहुत दूर मत जाइए, किताबी ज्ञान पे मत जाइए, अपने आसपास देखिए। और अपने आसपास का जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी मुद्दा, कोविड आया तो आपने अपने पास में नहीं देखा कैसे कैसी समस्याएं, जल प्रदूषण की समस्या होती है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है, तो आप अपने आसपास नहीं देखते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो बाढ़ के बारे में आपने टीवी में ही देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं तो देखा होगा कि बाढ़ के दृश्य कैसे होते हैं, कैसे लोगों को परेशानियां होती हैं, कुछ तो आपने देखा होगा ना। भले आप कृषक नहीं है, लेकिन कृषकों की समस्याओं से तो आप कहीं ना कहीं रूबरू हैं। किसानों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, कितनी मेहनत करके वो उत्पादन करते हैं, उसके बाद में जब उसका भाव नहीं मिल पाता है मंडी में, या जो भाव मिलता है वो बहुत कम मिलता है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो प्याज 40 रुपए किलो मिलता है, किसान जब बेचने आता है मार्केट में तो 7 रुपए किलो बिकता है। बीज का पैसा कहाँ गया? बीज के पैसे कुछ लोगों की जेब में जाते हैं। वही प्याज एक समय, टमाटर रोडों पे फेंक दिया जाता है, सड़क पे फेंक दिया जाता है, सड़कों पे, रोड्स पे पड़ा हुआ वो दूध आप देखिए, किसान रोड पे आपको डालते दिख जाएंगे, और वही आप खरीदने जाएंगे तो कई बार आपको मिलेगा नहीं, शॉर्टेज रहेगी, उसके जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे। तो किसी भी टॉपिक को आप अपने आसपास महसूस करिए, इतिहास भी आपको दिखेगा, भूगोल भी दिखेगा, उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और जब ये हो जाए, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए, आपने क्या किया, इसको सोचा, तो इसको फटाफट नोट कर लिया आपने। ये निबंध की शुरुआत में बता रहा हूं। अब इंट्रो, मैंने कहा था ना कि इंट्रो क्या होता है। इंट्रो आपके निबंध का, जो आप प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रो जहां से करते हैं, तो ये बेसिकली, ये जैसे शोरूम होता है ना, शोरूम,
ये शोरूम है, जैसे गाड़ियों का शोरूम होता है, कपड़ों का होता है, तो बाहर अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के लगे होते हैं, यानी कि अंदर क्या है ये बाहर दिख जाता है। अगर वो मेल फीमेल दोनों का है तो एक साड़ी लगी होगी, तो बगल में एक पैंट शर्ट का भी वो कुछ लगाए होंगे, बच्चों का भी एक लगाए होंगे, यानी कि अंदर क्या दुकान में मिलेगा ये बाहर से आपको दिख जाता है। ये आपकी प्रस्तावना होती है, इंट्रो होता है। तो क्या आप लिखने वाले हैं उसकी पूरी रूपरेखा आप प्रस्तावना में प्रस्तुत कर दीजिए, बता दीजिए कि ऐसे 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 ये हम करने वाले हैं। जब मैं आपकी निबंध चेक करूंगा तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि वो पूरा आईना दिख जाए पूरे निबंध का, उसमें बड़ा कसाव, बड़ा आप कह सकते हैं कि अनर्गल बातों का कोई भी प्रयोग नहीं, वहां बहुत सटीक भाषा वहां पे होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि वहां पे सारी चीजें एक एक जो भी हो अनर्गल कुछ ना हो, क्योंकि आपके पास शब्द कितने भी हो शब्द कम ही होते हैं और कम से कम शब्दों में बात आपको समझानी है। तो ये शोरूम की तरह होता है। अब शुरू करना है आपको, ये आपने सारे विचार और ये सारी चीजें कर ली, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको शुरू कहां से करें। महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले इतिहास पे चले जाइए कि महिलाओं की जो इस समय दोयम स्थिति है, सही स्थिति अभी भी नहीं है ना, तो आप प्रश्न उठाइए कि क्या ऐसी हमेशा रही है? तो आप पाएंगे कि नहीं, भारतीय संस्कृति में अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रही है। हमारे यहां भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। हमारे यहां वैदिक काल में भी महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक तौर पर स्थान दिया गया। हमारी संस्कृति है कि महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। हमारी संस्कृति है कि हम अगर हमारे बगल में महिला है, बस में हम यात्रा कर रहे हैं, तो पहले महिलाओं को सीट दे देते हैं, यानी कि महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया। उसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति यह है, तो उसके पीछे जिम्मेदार आखिर क्या है? यहां से आप एक मुद्दा उठा दीजिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आप जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट विथ इश्यूज, आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है जो इश्यूज हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप केस स्टडी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कोई हाल फिलहाल में कुछ पढ़ा है या पहले कभी बचपन में पढ़ा था कि इस जगह की महिलाओं ने ऐसा कुछ किया, एक समूह चलाया और उनकी आर्थिक स्थिति सही हुई, तो उस केस स्टडी से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सारी बातें नहीं लिखेंगे। एक तरफ महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन एक तरफ महिलाएं कुछ ऐसा कर रही हैं, इस तरीके की बातों से आप शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? अगर आपको शुरू करना है तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा है, सूखा का मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है, तो परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप परिभाषा, मान लीजिए कि बाढ़ और सूखे से रिलेटेड, चक्रवात से रिलेटेड, भूस्खलन से रिलेटेड परिभाषा देकर भी शुरुआत कर सकते हैं। जहां पर कुछ साइंस वाले मुद्दे हैं, जहां पर अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे हैं, तो उस चीज को जिस पे वो पूछा गया है, जो निबंध की हेडिंग है, जो टाइटल है, उसको डिफाइन करके भी आप शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी घटना का जिक्र कर सकते हैं, किसी उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं। कोई उदाहरण आप ले लीजिए और उस उदाहरण से शुरुआत कर दीजिए। कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है, उस उदाहरण से आप शुरुआत कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी देश में कोई ऐसा कार्य हुआ है जो एक मॉडल बनकर उभरा है, किसी प्रदेश में कुछ हुआ है, कोई नजीर पेश की है किसी ने, तो उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं।
प्रश्न के तौर पर मैंने आपसे कहा कि चुनौती जो है उसको प्रश्न के तौर पर दिखाकर आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। आज खुली हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है, बाहर निकलने पर हमको मास्क लगाना पड़ता है ना। ज्यादातर आप कार्यालयों में देखेंगे, जो ठीक ठाक कार्यालय हैं, वहां पर आपको एयर क्लीनर वो मिल जाएगी, मशीन मिल जाएगी, रखा हुआ है जो एयर को क्लीन करके वहां पे छोड़ती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन। मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण और उसमें खास करके वायु प्रदूषण की चर्चा आपने की। सामान्य सी पानी की बात कर लीजिए, बिना आरओ के आप पानी नहीं पी सकते। एक समय था कि लोग, ऐसे लिखिए कि एक समय था कि लोग कुएं, खुले कुएं ऐसे पड़े रहते थे और उससे डायरेक्ट पानी निकाल के पीते थे। नदियां इतनी साफ रहती थी कि नदियों का पानी इंसान पी लेता था, उसी में नहाता भी था, लेकिन उसमें इतने, मतलब आप कह सकते हैं, सोचिए कितना गुण था कि उसमें नहा भी रहा है व्यक्ति और ऐसे ऐसे हटाया, ऐसे साफ किया और पानी भी पी लेता था। तो कोई भी पर्यावरणीय, कोई भी आर्थिक सामाजिक मुद्दे में आप केस स्टडी की बात कर लीजिए या किसी एक घटना की बात कर लीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण देके शुरुआत करिए। इतिहास से आप जोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग नदी का पानी पी लेते थे, साफ किए, ऐसे हटाए और पी लिए, इतना स्वच्छ जल होता था। गंगा नदी इतनी पवित्र मानी जाती है, कानपुर पहुंच के देखिए क्या स्थिति। नमामि गंगे योजना, उस पर आप लिख रहे हैं तो कहां इससे शुरुआत आप कर सकते हैं, है ना। साहित्य एवं संस्कृति पे आप लिख रहे हैं तो साहित्य का क्या महत्व है, साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है। साहित्य केवल क्या बस मजा लेने के लिए पढ़ा जाता है, रस मिलता है, उससे आनंद आता है इसीलिए पढ़ा जाता है, या फिर उसमें कोई मैसेज भी होता है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से शुरू करके, चाहे केस स्टडी दे दीजिए, चाहे मुद्दे को परिभाषित कर दीजिए, चाहे आप उदाहरण कोई आपके सामने है, ये न्यूज का हो सकता है ना, उससे आपने किया। मान लीजिए कि राजनीति में अपराधीकरण की बात होती है, बहुत सारे माफिया हैं जो हर बार चुनाव जीत जाते हैं। भाई राजनीति में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, तो सबको पता है, क्योंकि जो लोग वहां एमपी एमएलए बन के जाएंगे वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में उनकी भूमिका रहेगी। वो लोग जो नीति निर्माण करेंगे उससे देश चलेगा। कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो हमेशा तो भाई उतनी उसमें सूझबूझ है ही नहीं है, हमेशा वो अपने हित की बात करेगा, खुद को बचाता हुआ ही फिरेगा। लेकिन अब ऐसे लोग हैं तो समस्या है, तो कैसे इसको किया जाए। तो निबंध की शुरुआत आप ऐसे करिए, चारों तरफ से विचार लाइए, फिर मुद्दों को उठाइए और इस तरीके से शुरू कर दीजिए। इतने तरीके हो सकते हैं शुरू करने। और फिर जब आप मुख्य भाग में आइए तो इससे रिलेटेड जितनी भी, अब आप शुरुआत में भी आप ऐसा नहीं है कि कुछ लिख नहीं सकते, महिलाओं की दशा को आप लिख नहीं सकते, है ना। यत नार्यस्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता, ये आप लिख सकते हैं, वहां पे भी लिख सकते हैं, आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको मत लिखिए, पहले अपनी बात करिए, फिर अपनी बात को करने के बाद में सपोर्ट के तौर पर वो बात रखिए। और सबसे ज्यादा लिखने का अवसर तो आपको यहां पे मिलने वाला है। आप देखिए कहां पर, ये मुख्य भाग में, यहां पर जितना भी ये पक्ष विपक्ष, लाभ हानि, गुण दोष, जितना भी आंकड़ा, रिपोर्ट्स, डेटा, जितनी भी पंक्तियां उक्तियां, कथन, कविताएं, कोट्स, ये सब कुछ आपको यहां पे लिखना है। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अंत में एक सकारात्मक उपसंहार आपको करना है, सकारात्मक एंड करना है कि इस तरीके से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमेशा समस्या पे नहीं छोड़ना है, मतलब हमेशा क्या, कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा उसके समाधान की बात करनी है। अगर आप समाधान नहीं है तो आप खुद में एक समस्या है। समस्या है तो सबको पता है भाई, 50
कमियां निकाल देंगे लोग किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो गांधी परिवार के कोई और हो, चाहे वो किसी में भी निकाल देंगे। राजनीति की बात मैं कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे और सारी चीज पेपर में सब आप देखते हैं। लेकिन बात यहां नहीं खत्म हो जाती है, बात यहां थोड़ी खत्म हो जाती है। उसका समाधान बताइए। ठीक है, वो सारी पूरा देश समस्या से ग्रस्त है, लेकिन उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उसका समाधान सुझाइए, तब बात बनेगी। और अगर आप समाधान नहीं सुझा पाते हैं तो फिर समस्या की बात मत करिए। समस्या की बात तो सब लोग तो समस्या से ग्रस्त नहीं है। तो ये जो उपसंहार होगा, जो 15-20% होगा, यहां पे सबसे चरमा अवस्था होती है। ये चरमा अवस्था है आपके निबंध की। यहां आईना आपने दिखाया था शुरुआत में, जब आपने यहां पे, आप इसको कह सकते हैं प्रस्तावना, हम क्योंकि बात कर रहे थे पूरे निबंध की शुरुआत की, तो प्रस्तावना में आपने क्या दिखाया था, आईना दिखाया था कि ये सब हम लिखने जा रहे हैं। यहां पर अपनी बातों को जो आपने यहां पे दिखाया कि ये बातें लिखने जा रहे हैं, उसको यहां पर सिद्ध करेंगे मुख्य भाग में कि ऐसे मैं कह रहा था, ये बात थी, ये करूंगा, ये। और अंत में आपने उपसंहार करके ये बता दिया कि देखो मैंने जो बात कही थी वो ये थी। ठीक है, ये सारी बातें आप ही की हैं, यहां अलग नहीं। बाकी हमने बात की है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, खुद की भाषा में लिखिए। भाषा में बहुत ज्यादा ऐसा परेशान मत हुई, जैसे कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि मुझे सब बहुत अच्छे स्तर का वो कैब मेरा नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, हिंदी में निबंध कैसे लिखूंगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये सब परेशान मत होइए। जो सामान्य भाषा आपको आती है वो मोर देन इनफ है। मैं ऐसे ऐसे लोगों की कॉपी आपको दिखा दूंगा जिनको सामान्य तौर पर जब आप उनकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इनको तो हिंदी आती ही नहीं है, उनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। उनको जब ऐसे में नंबर आप देखेंगे तो उनको 120 में पता चला 78-82 नंबर मिले हैं। ठीक है ना, 150 में उनको 100 के आसपास नंबर मिल गए हैं। तो बस अपनी बात को समझाना है, अपनी बात को कर ले जाना है और समझा देना है। तो इस तरीके से जितने भी विचार आ रहे हैं उनको सबसे पहले स्ट्रक्चराइज करिए, उन विचारों को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर 3 भागों में बांट के सबसे शुरुआती उसमें आप चाहे जैसे शुरू कर रहे हैं, इशू कोई उठा के शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं, प्रश्न उठा दे रहे हैं, मुद्दा बना दे रहे हैं, जैसे डिबेट होती है, तो उस तरीके से भी शुरुआत आप कर सकते हैं। डिबेट नहीं बनाना है इसको, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले हैं, किसी से आप बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से मुद्दा उठा सकते हैं। जैसे डिबेट का मुद्दा होता है कि आज हम ये चर्चा करेंगे, केस स्टडी परिभाषा देकर जैसे भी, और फिर जो बातें आपने शुरुआत में लिखी हैं उन्हीं को अपने मुख्य भाग में सिद्ध करने की कोशिश करिए। आप चीजों को बिल्कुल सही से, अच्छे से, तर्क वितर्क करके, जितने भी कोर्स हो सकते हैं, एक लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। जो लोग बैच में हैं, आरओ के बैच में, बीओ के बैच में, मुख्य परीक्षा प्रीकम मेन बैच में, जहां पे भी है, तो वहां पे भी मैं लिस्ट भी दूंगा। पीसीएस के बैच में है तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेन एग्जाम का अलग से भी बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, हिंदी और निबंध का। तो उसमें मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा, एक सूची भी दूंगा, जिसको आप पढ़ते रहे बीच बीच में, तो आपको शिक्षा से संबंधित, राजनीति से संबंधित, है ना, पर्यावरण से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कोर्स पता चल जाए, जिनका उपयोग आप यथास्थान कर सके। तो ऐसे आपको शुरू करना है। अब मैं अगली क्लास में जब आऊंगा तो एक निबंध आपके लिए ले आऊंगा। सेक्शन, पहले सेक्शन का कोई टॉपिक, चाहे साहित्य की बात हम करें, साहित्य से शुरू कर देंगे, फिर दूसरे सेक्शन का एक कर लेंगे, फिर तीसरे का, ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे। तो लगभग 15-20 निबंध मैं ऐसे करा दूंगा आपके कि वो तो आप बिल्कुल जान ही जाएंगे कैसे लिखना है। बाकी उसके आधार पर अन्य निबंध लिखना भी जान जाएंगे। और आर्टिकल पढ़ते रहिए। आर्टिकल 2-2.5 हजार शब्दों का जो आप पढ़ रहे हैं, उससे आप चीजों को निकालिए और 1/3 में लिखने की कोशिश करिए। उनका सिनॉप्सिस बनाइए, उनका सारांश लिखिए, और उसके बाद में अपनी भाषा में उसको लिखिए। जैसे आपने लिखा और अपनी भाषा में लिख लिया, तो उसके बाद में जब आप लिखेंगे तो वो आपकी भाषा होगी, तो आपको पढ़ना, रिवीजन करना, हर तरीके से वो आसान रहेगा, बहुत आसान लगेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।